Good morning, students. Beta, we have completed with chapter number 10, that was biomolecules. Okay. So in unit number 3, we have three particular chapters: cell, the basic unit of life or fundamental unit of life. Next one was biomolecules, and the last one is cell cycle and cell division. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में मैंने आपको कल से जो असाइनमेंट्स थे वो देने स्टार्ट किए हैं बेटा. एक साथ सारे असाइनमेंट नहीं दिए क्योंकि अभी तक मेरा ये था कि आपका रिटर्न वर्क ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इसलिए पहले चैप्टर को ओवर किया है. ठीक है. अब डेली के 20 to 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज बायोमोलिक्यूल्स के. ठीक है. यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस, और मतलब एज अ होमवर्क लगा लो या आपका एज अ प्रैक्टिस लगा लो, तो इससे हमारा पीछे का बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. प्लस हमने ये चैप्टर भी करना है. दोनों चैप्टर के रेस्पेक्ट में ये छोटा चैप्टर है. ठीक है. उस चैप्टर में हमें 13 डेज लगे थे. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 to 7 डेज लगेंगे. ठीक है. उससे कम है, ये छोटा चैप्टर है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ओके. सो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइकिल एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन. पहले चैप्टर के नाम को अच्छे से समझते हैं ताकि हमें पता चले कि इस चैप्टर में क्या है. देखो, आज का लेक्चर है दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, मुश्किल से 17-18 मिनट्स का ही बनाएंगे इसको. ठीक है ना, क्योंकि दिस वन इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर, व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. ओके. सो जस्ट इंट्रोडक्शन है आज. ठीक है. कल से हम फिर जो है पार्ट बाय पार्ट जो है लर्न करेंगे, बट जो भी यहाँ पे दे रही हूँ एटलीस्ट वो आपको कर लेना है. तो देखो बेटा, सेल साइकिल का मतलब क्या होता है. सेल तो आप सब जानते हैं क्या होता है, और साइकिल का मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. साइकिल इज जस्ट सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर रिपीटिंग वन आफ्टर अदर. ठीक है. और एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ऐसा नहीं मतलब इस तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं रिपीट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल. अब ऐसी कौन सी सेल की साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है. देखो, होता क्या है, एक सेल जब डिवाइड करता है, ठीक है, देखो सेल, हर सेल के अंदर क्या साइकिल रिपीट होती है. ये सेल है, ठीक है, कोई नया सेल बना, उसके बाद इस सेल की हुई ग्रोथ, ठीक है, और अल्टीमेटली सेल क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया. समझ में आए. ठीक है. तो देखो, अब ये सेल क्या करेंगे, फर्दर ये सेल फिर से इंक्रीज करेंगे, दोनों ग्रो करेंगे. ठीक है. और अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएंगे, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे. तो देखो, हर सेल एक क्या कर रहा है, एक सीरीज को फॉलो कर रहा है ना, कुछ इवेंट्स की सीरीज को. इवेंट्स क्या है, ग्रो डिवीजन, ग्रो डिवीजन, यही तो हो रहा है ना. इसीलिए जो है हम किसकी बात करते हैं, मल्टी सेलुलरिटी की बात करते हैं. तो ये मल्टी सेलुलरिटी किसकी वजह से आती है, जब कोई सेल ग्रो करके डिवाइड करता है. ठीक है. तो सेल साइकिल क्या है, इसी दौरान ये जो हमने सीक्वेंस बनाया, इसी दौरान क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी सेल कुछ इवेंट्स को फॉलो करती है. ठीक है. जैसे अब सेल को डिवाइड होना है, ऑब्वियसली जब सेल ग्रो कर रहा है, ग्रो क्यों किया, देखो हमने पढ़ा है, जितना याद करो अपना चैप्टर सेल का, और जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था जो है छोटी सेल. ठीक है. जितना साइज सेल का छोटा होगा उतना ही क्या होगा, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा. ठीक है. और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की वजह से क्या होगा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी. ठीक है. तो ये चीज हम कर चुके हैं. अब देखो, जैसे जैसे सेल बड़ी होगी, ठीक है, वैसे वैसे उसको क्या है, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा. ठीक है. और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, सरफेस एरिया छोटा होगा. सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया. जितना सेल छोटा होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा. ठीक है ना. तो जितना अब सेल आगे बढ़ेगा तो उतना ही क्या होगा, उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी. लेकिन वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया कम. तो ऑब्वियसली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. ठीक है. तो ऑब्वियसली अब न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा.
ठीक है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए न्यूक्लियस बड़ा होगा और धीरे धीरे अब सेल को लगेगा, न्यूक्लियस बड़ा नहीं, न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है, सेल को लगेगा कि आई हैव टू मेक अनदर जो है पार्टनर सो दैट इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, देखो समझो ध्यान से, ये आपका छोटा सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है इस साइज का, धीरे धीरे सेल की ग्रोथ हुई ऐसे करके, ठीक है। अब जब सेल की ग्रोथ हो गई तो देखो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो वेरी कर गया, है ना, न्यूक्लियस का कंटेंट कम है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि इतना छोटा सा न्यूक्लियस बाकी सारी एक्टिविटीज को अकेले संभाल नहीं पाएगा, तो अब ये क्या करेगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये अपना एक और पार्टनर बनाएगा, यानी कि क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाएगा। और डुप्लीकेट होने के बाद धीरे धीरे अब क्या होगा, ये कहेंगे कि भाई एक साथ हमें जब काम अलग अलग करना है तो क्यों ना बंटवारा कर लिया जाए, है ना, ताकि एफिशिएंटली काम करे और सरफेस एरिया भी बढ़े। तो अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इस तरीके से इनके बीच में सेल फ्यूरो बनती है, फ्यूरो का मतलब डिप्रेशन, ठीक है, और अल्टीमेटली ये सेल अलग हो गई, ये सेल अलग हो गई, तो सेल डिवाइड भी हो गया। तो जब सेल ग्रो करती है, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन होती है, यानी जेनेटिक मटेरियल डबल होता है और अल्टीमेटली सारी चीजें डबल होती हैं और अल्टीमेटली सेल क्या करता है, आपका डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो सेल साइकिल का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सेल क्या कर रहा है, डबल हो रहा है, उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, इट्स जीनोम डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ठीक है, जीनोम जो सेल का जो जीनोम है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो रहा है, द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। अब जीनोम के साथ साथ बाकी सेल ऑर्गेनल्स की भी जरूरत है तो वो भी डुप्लीकेट होते हैं एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, सो अल्टीमेटली किसमें डिवाइड हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल में। तो इन्होंने क्या कहा, कुछ इवेंट्स क्या क्या बताए, एक तो बताया डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, है ना, उसके बाद बताया डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यही है, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ इसमें जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका भी कंटेंट क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि आगे वो यूजफुल है भाई जीनोम बनाने में, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स बनाने में बायोमोलिक्यूल्स की भी तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बढ़ना, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ना, अमीनो एसिड का कंटेंट बढ़ना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड सबका कंटेंट क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में डीएनए बना सके, मैक्सिमम अमाउंट में सेल ऑर्गेनल्स बना सके और सेल को काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत, मतलब सेल की जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो बना सके। ऑब्वियसली बहुत सारी बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे पहले, फिर जो है आपका ये कंटेंट भी डबल हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा, ठीक है ना, बंटवारा करेगा, डिवीजन। तो बेसिकली देखो ये 3 इवेंट इन्होंने डिस्कस किए, ठीक है, तो इन तीनों ये तीनों इवेंट्स जो है ये रिपीट होंगे वन आफ्टर अदर, ठीक है, और इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के रिपीटिशन को, ठीक है, हमने क्या कहा, सेल साइकिल। देखो साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, और सेल डिवीजन इससे क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियसली सेल साइकिल से क्या है, कहीं ना कहीं सेल डिवीजन भी हो रहा है। तो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि कैसे एक सेल डुप्लीकेट्स होता है, ठीक है, ऐसा क्या है सेल के अंदर कि एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे जो गैमीट्स होते हैं, है ना, गैमीट्स मैंने पढ़ाए थे आपको सेल वाले चैप्टर में। हमारे जो गैमीट्स होते हैं वो जो है उनका जो प्लॉइडी लेवल है वो हमारे नॉर्मल सेल से हाफ क्यों होता है, पढ़ाया है मैंने ये भी, है ना। तो देखो अगर हम बात करें किसके, आपके सेल डिवीजन वाले टॉपिक की, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे बेटा, एक तो सेल कैसे डिवाइड करता है, ठीक है, और सेल डिवीजन में हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एक तो टाइप होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस, और इनसे पहले भी एक फेज होती है जिसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, दैट इज इंटरफेज। अभी आज हम इंटरफेज का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली
फिर हम जो है माइटोसिस मियोसिस के बाद कुछ जो है क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, अब ये तो हो गया सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स। अब ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है, सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारे जो जीन्स होते हैं बेसिकली वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे हायर लेवल पे पढ़ोगे, सीडीके साइक्लिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिकली इसकी रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। मान लो अगर ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं होती, ठीक है, मान लो अगर क्या है ये कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता तो क्या होगा, ठीक है। देखो जो भी हमारा सेल डिवीजन है वो एक कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि सेल के मन में आ गए और डिवाइड हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, सेल जो है वो कितना, उसको कितना डिवाइड करना है ये फिक्स है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये कब डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है, कितनी साइकिल्स होनी चाहिए, कब डिवाइड नहीं करना है, ऑल दैट आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। इफ दे आर नॉट कंट्रोल्ड देन देयर विल बी अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। बहुत सारे सेल्स बनते चले जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारे सेल्स जो हैं अनवांटेड सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप ऑफ अनवांटेड सेल्स को क्या कहेंगे हम, ट्यूमर बोल देते हैं। सुना है ना, कैंसर, है ना। ये जो कैंसर है ये है क्या, कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करते हैं, लगातार डिवाइड करते रहेंगे और गांठ बन जाती है, वही गांठ धीरे धीरे सभी जगह फैल जाती है, और उसके लिए फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आ गई बात। इसीलिए तो कैंसर के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंसर का बनना है ये एज अ इम्यून रिस्पॉन्स है, ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो हम उस चीज पर काम नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कैंसर के लिए अभी तक कंप्लीटली क्योर करने के लिए कोई दवाई नहीं है। वैसे तो दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बट कंप्लीटली क्योर करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की, तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो अगर, तो ये चीज ध्यान रखना कि सेल साइकिल हमारी बॉडी में जो हो रही है या किसी भी सेल की हो रही है, दैट इज ऑलवेज इन जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है, हमेशा क्या होती है, जेनेटिक कंट्रोल में होती है। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी ने एक लाइन दी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द लाइन इज all these processes कौन कौन से, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ एंड सेल ग्रोथ, ठीक है। ये 3 इवेंट्स इन्होंने बताए हैं, कौन कौन से, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सेल डिवीजन। रेप्लिकेशन का मतलब कॉपीइंग ऑफ डीएनए, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉपीइंग ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना। तो ये जो 3 प्रोसेसेस इन्होंने बताए हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, अकर या हैव टू अकर, ठीक है, हैव टू अकर in coordinated way। तो लाइन इज बेटा कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो या फिर आपका जो है सेल डिवीजन हो या सेल ग्रोथ, हैव टू अकर इन कोऑर्डिनेटेड वे, इनका एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में होना जरूरी है, ठीक है। क्या जरूरी है, टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन,
ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी cells containing intact genome, intact genome। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है और ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, ये असर्शन रीजनिंग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये असर्शन में आया था और रीजनिंग के अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ था और पूछा था क्या ये पहला ए वाला आपने देखे होंगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ABCD आपके जो आपके ऑप्शंस थे। ठीक है, क्या कैसे दिए जाते हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। तो देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, अगर सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ठीक है, ये प्रोसेसेस क्या है कोऑर्डिनेटेड वे में अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा, सेल डिवीजन करेक्ट तरीके से नहीं होगा। ठीक है, और जो प्रोजेनी बनेगी हो सकता है उसमें जीनोम जो है आपका पूरा ना बने या बन रहा है वो भी ढंग से ना बने। तो इंटेक्ट जीनोम बनने के लिए और करेक्ट डिवीजन होने के लिए इनका एक रिदम में होना, एक कंट्रोल्ड फॉर्म में होना और एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होना जरूरी है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको अच्छे से कर लो। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, ऐसा क्या है सेल के अंदर, सेल साइकिल में क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली पहले देखो क्या क्या दिया जाता है। मान लो ये आपका एक सेल है, दिस वन इज अ सेल। ठीक है, और ये सेल क्या कर रहा है, फर्दर ग्रो कर रहा है। सेल की क्या हो गई, ग्रोथ। और फिर सेल क्या हो गया, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो ज्यादा ही बड़ा बना दिया है, थोड़ा छोटा करके बनाते हैं। ये एक सेल, ठीक है, ये ग्रो हुई, ग्रो करके दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। ठीक है ना। एक सेल आपकी ये बनी और एक सेल आपकी ये बनी, ये दो डॉटर सेल है, सन सेल नहीं होता है। ठीक है, डॉटर का मतलब जो है फीमेल से नहीं लगाया है। हम सेल के केस में जितने भी प्रोजेनी बनते हैं उनको डॉटर सेल ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो दो डॉटर सेल बन गई। अब ये क्या करेगी, ये फर्दर क्या करेगी, ग्रो होगी ऐसे करके। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर डिवाइड कर ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो देखो बेसिकली यहाँ दो क्या हो रहे हैं, फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, इस फेज में क्या हो रहा है, जस्ट क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इधर देखें, इधर भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आगे बात समझ में? तो देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर इस वाले में क्या हो रहा है, जस्ट सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इधर भी क्या कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? यहाँ पे भी सेल डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आपका सेल जो है, यहाँ पे आपको दो चीजें देखने के लिए मिल रही है, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, है ना। अब देखो दो डिवीजन फेज के बीच में कौन सी फेज आपको दिख रही है, ये आपकी डिवीजन फेज है, ये डिवीजन फेज, ये डिवीजन फेज है, ये डिवीजन फेज है, ये चारों डिवीजन फेज है। ठीक है, और इनके बीच में आपको एक ग्रोथ फेज दिख रही है कि नहीं, है ना। इनके बीच में क्या दिख रहा है आपको, ग्रोथ फेज। ये जो ग्रोथ फेज होता है भाई, अगर हम इसी सेल की बात करें, ऑब्वियसली ये भी डिवाइड होकर ही आई है। तो यहाँ पे भी बीच में, ये भी किसके बीच की है, डिवाइडिंग सेल्स के बीच की स्टेज है। तो ये जो ग्रोथ स्टेज होती है ना, इसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलोगे, इंटरफेज। इंटर मतलब इन बिटवीन। ठीक है, किसके बिटवीन, बिटवीन टू डिवाइडिंग, मतलब सेल का जब दो मतलब कि एक के बाद दूसरा डिवीजन हो रहा है, उसके दो डिवाइडिंग फेज के बीच का जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहा जाता है। क्या बोलोगे, इंटरफेज।
ठीक है। तो इंटरफेस या फिर जो है इंटरफेस का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरफेस का मतलब होता है इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। इंटरफेस को अगर हमें डिफाइन करना है, ठीक है, इंटरफेस को अगर हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, तो कैसे लिखोगे, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन ऑफ सेल। समझ में आ गया। एक सेल की जो है एक सेल के दो सक्सेसिव डिवीजन जो है उसके बीच में जो फेज है उसको क्या कहा हमने, इंटरफेस। और बेसिकली क्या कर रहा है, सेल यहाँ ग्रो कर रहा है, आपको डिवाइड होते हुए नहीं दिखेगा। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, मान लो हमें क्या करना है, किसी चीज को डिवाइड करना है, दो अलग अलग हिस्सों में बांटना है, तो सबसे पहली बात हर चीज का दुगना होना जरूरी है ना। तो इंटरफेस वो फेज है जब सेल डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली हर एक कंटेंट जो भी है इसका, चाहे वो इसका डीएनए हो, चाहे वो इसके सेल ऑर्गेनल्स हो, चाहे वो इसके प्रोटीन्स हो, चाहे वो एंजाइम्स, एवरीथिंग, every constituent of cell have to be doubled before division, है ना। That's why इंटरफेस के अंदर जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ क्यों हो रही है, बिकॉज सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। चाहे वो ये फेज लगा लो, चाहे आप यहाँ लगा लो, सेल के अंदर हर चीज दुगनी हो गई। चाहे वो आपका क्या है, चाहे डीएनए का डबल होना हो, चाहे सेल ऑर्गेनल्स का दुगना होना हो, या आपके बायोमोलिक्यूल्स का डबल होना हो, ठीक है। एवरीथिंग हैव टू बी डबल्ड इन केस ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस इज द ग्रोथ फेज, ठीक है। इंटरफेस इज द ग्रोथ फेज कह सकते हो, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द सेल। समझ में आया। अब ये जो इंटरफेज है इसके भी सब फेजेस होते हैं, ठीक है, सब फेज। अच्छा, तो ये जो डिवाइडिंग फेज है वो हमारा बच गया। डिवाइडिंग फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्या बोलोगे, माइटोटिक फेज, जिसमें सिर्फ सेल क्या करता है, बंटवारा करता है। भाई आधा तेरा आधा मेरा, मतलब हाफ इधर हाफ इधर। तो दो सेल्स के अंदर, टू सेल्स के अंदर क्या है, जब चीजें हाफ हाफ डिवाइड होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलोगे, माइटोटिक फेज, ठीक है। तो देखो अगर हम सेल की साइकिल ग्रो करें, एक साइकिल में जैसे अगर मैं इस सेल की बात करूं तो एक सेल की साइकिल में आपको ग्रोथ फेज दिखाई देगा और डिवाइडिंग फेज दिखाई देगा, यानी कि इंटरफेज दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, माइटोटिक फेज दिखाई देगा। समझ में आया। अब मुझे ये बताओ, चीजों को दुगना करने में ज्यादा टाइम लगेगा या चीजों को डिवाइड करने में टाइम लगेगा? ऑब्वियसली सिंथेसिस में टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, सेल साइकिल की, ठीक है, तो सेल साइकिल में दो फेज देखे हमने, कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो हो गया इंटरफेज, कौन सा हो गया, इंटरफेज, और दूसरा फेज हमने क्या देखा, माइटोटिक फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज। इंटरफेज के फिर तीन फेजेस और होते हैं, ठीक है। पहला फेज होता है G1 फेज, ठीक है, जनरेशन फर्स्ट फेज कह लो, फर्स्ट गैप फेज कह लो। इस दौरान क्या होता है, जनरली चीजें डबल होती हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स हो या कुछ प्रोटीन्स हो, ठीक है, आरएनए का कंटेंट डबल होना, वो सारी चीजें हम करेंगे डिटेल से बात इसके बारे में। फिर होता है एस फेज। एस फेज होता है सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए डबल होता है। और अल्टीमेटली G2 फेज, ठीक है, गैप 2 फेज, जहाँ पे इंश्योर करती है सेल क्या मेरे पास सब कुछ डबल है, कुछ नहीं होता तो बची हुई चीजें भी डबल हो जाती हैं। तो इंटरफेज में भी क्या हो गए, तीन फेज, ठीक है। और जो माइटोटिक फेज है इसके भी दो फेज हो गए। दो फेज क्या, भाई सेल को डिवाइड करना है, तो एक तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का दुगना होना जरूरी है ना। और एक क्या होगा आपका, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लियर। अब जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलोगे, कैरियोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, क्लियर। काइनेसिस मतलब डिवाइड करना, और कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए, साइटो वर्ड साइटोप्लाज्म।
तो माइटोटिक डिवीजन में आपको तो कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा, जहां पे हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं कैसे डिवाइड करते हैं वो देखेंगे हम। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड कर रहा है वो देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो जो कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन है, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे, ठीक है। जो कैरियोकाइनेसिस है यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगी बेटा। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कॉपी में आपको कंप्लीट मिलेगा। एक तो होता है प्रोफेज, ठीक है, एक होता है मेटाफेज, ठीक है, उसके बाद होता है एनाफेज, एक होता है टीलोफेज, क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 फेज चलते हैं, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, हम अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो माइटोटिक फेज है ना, ये भी 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल माइटोटिक फेज होता है, माइटोसिस होती है, और एक मियोसिस होती है, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम डिवाइडिंग फेज की बात कर रहे हैं, कंप्लीट डिवाइडिंग फेज को माइटोटिक फेज ही कहा जाएगा। और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है ना, प्लांट्स में बेटा सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, और सेंट्रियोल्स नहीं होते तो वहां पे क्या होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। हमने पढ़ा है जब हम सेल वॉल कर रहे थे ना, उसी टाइम पे हमने पढ़ा था कि सेल वॉल के टाइम पे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है आफ्टर सेल डिवीजन, दैट वाज मिडल लैमेला, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ा बहुत देखा भी था। तो वहां सेल प्लेट बनती है, उसके बाद 2 सेल आपस में डिवाइड कैसे होता है वो समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में देखो माइटोटिक स्पिंडल बन सकता है, क्योंकि यहाँ सेंट्रियोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल फ्यूरो बनती है। सेल फ्यूरो क्या होती है आपको समझाएंगे आगे। तो सेल फ्यूरो के फॉर्म में जो है डिवीजन होता है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अब जनरली जो इंटरफेस होता है लगभग सेल साइकिल का 95% टाइम इंटरफेस में लगता है, और बाकी का जो टाइम है 5% टाइम जो है वो किस में लगता है, आपका माइटोटिक फेज में, क्लियर। तो देखो अगर हम इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स जो है साइक्लिक फॉर्म में कैसे होंगे, वो इवेंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना। जो इवेंट्स आपको बता रहे हैं वो साइकिल के फॉर्म में कैसे होता है, ये इवेंट्स पूछे जाते हैं आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, और ये इवेंट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो हमने क्या कहा कि मैक्सिमम टाइम 95% टाइम किसमें चला, ये तो ज्यादा बन गया ना, 95% टाइम किसमें लग रहा है, आपका इंटरफेस है। ये सारा इंटरफेस है, और ये वाला क्या है आपका माइटोटिक फेज है, ठीक है। ये क्या है आपका माइटोटिक फेज है। अब इंटरफेज में भी क्या होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, ये G1 फेज बना दिया, ठीक है, ये आपका S फेज बना दिया, और ये G2 फेज बना दिया, ये हो गया आपका G1। थोड़ा सा रेशियो का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। ये हो गया G1 फेज, ये S फेज, और ये G2 फेज, ठीक है। और आपका कंप्लीट पूरा का पूरा क्या है, ये इंटरफेस है, ठीक है। यहां से लेके, ठीक है, यहां तक क्या है आपका इंटरफेस है, समझ में आ गई बात, ठीक है। इंटरफेस होता है, और ये जो फेज आपका बच गया ये क्या है, माइटोटिक फेज, ठीक है। दिस वन इज माइटोटिक फेज। अब जो माइटोटिक फेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी मैंने बताया फिर क्या होते हैं, 4 फेज होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। और इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज, समझ में आया, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि कैसे साइकिल चलती है, तो साइकिल देखो हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगी, कभी भी ऐसे क्लॉकवाइज उल्टा नहीं चलेगी। तो हमारी जो साइकिल का सीक्वेंस आएगा वो कैसे आएगा, G1 से स्टार्ट करते हैं, G1 से S फेज, S से G2 फेज, G2 से प्रोफेज, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टीलोफेज, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ डाटा की बात करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की, हमारे सेल की बात करें, तो हमारा सेल डिवाइड होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे सेल को डिवाइड करने के लिए 24 आवर, 24 घंटे में एक सेल क्या होती है, 2 में कन्वर्ट हो जाती है, समझ में आ गई बात।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बीच में एक फेज और होती है बेटा, दैट इज जी नॉट फेज। इसके बारे में आपको अलग से समझाऊंगी मैं, ठीक है। ये अभी मत करो, बट ये सीक्वेंस जरूर याद रखो। क्लियर। जो ह्यूमन सेल है उसको डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। क्लियर। और 24 आवर्स में भी 23 आवर्स इंटरफेज के होते हैं और केवल 1 आवर आपका माइटोसिस लेता है। समझ में आया। ऐसी अगर हम यीस्ट की बात करें, ठीक है, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। टोटल डिवीजन रिक्वायर 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। आगे बात समझ में। फिर यूं कहोगे मैडम अगर ऐसा है तो हर 24 घंटे में हमारी साइज डबल क्यों नहीं हो रही, यही तो कहोगे। देखो क्योंकि हर सेल तो डिवाइड करता है। देखो होता क्या है कि सारे सेल एक साथ ऐसे डिवाइड नहीं करते। सेल मैंने कहा कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड डिवीजन होता है, जहां जरूरत है वहीं डिवाइड करेगा, अपने आप ऐसे नहीं। अगर ऐसे डिवीजन चलता रहता तो पता नहीं हमारी तो आज के दिन हमारी क्या साइज शेप क्या होती है ना। तो जहां डिवीजन की जरूरत होती है सेल वहीं डिवाइड करता है। जैसे आपको चोट लग गई, ठीक है, और रेनोवेशन की जरूरत है, वहां का एरिया पूरा का पूरा क्या है, खर्डी जनरेट हो गया, तो वहां पे आपको नए सेल्स की जरूरत है, वहां डिवीजन होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से होता है। तो बेटा देखो ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ध्यान रखना वेरी करता है सेल टू सेल। जैसे ह्यूमन सेल में इतना है, यीस्ट में इतना है, और एक ही ऑर्गेनिज्म की अलग अलग टाइप ऑफ सेल का भी डिवीजन टाइम अलग होता है। ये हमने अप्रोक्सीमेटली बताया ह्यूमन सेल का। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की, दैट ऑल्सो वेरी, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। और ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। क्लियर, ठीक है। तो बेटा कल जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर इंटरफेस। कल हम इंटरफेस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम G1 फेज, S फेज, G2 फेज तीनों कोशिश करेंगे एक दिन ही हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोशिश करूंगी ये चैप्टर आपका 5 डेज में ही कंप्लीट हो, बट फिर भी अगर लगता है मुझे तो 6 या 7 डे, मैक्सिमम 7 डेज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।